कोटा एक ऐसी नगरी जहाँ पे सपने उड़ान भरते हैं, जहाँ पे बच्चों को आसमान मिलता है। कोटा एक ऐसी नगरी है जहाँ पे सुपरस्टार कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड के हीरो हीरोइन नहीं होते हैं। यहाँ के सुपरस्टार यहाँ के शिक्षक होते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पे हम आज आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलाना चाह रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे पूरे देश भर में नाम कमाया है। आइए आज हम मिलते हैं नितिन विजय जी से, जिनको बच्चे एनवी सर के नाम से जानते हैं। उनसे मेरा पहला सवाल यही है कि उन्होंने किस तरीके से ये टीचर बनने का निर्णय आपने कैसे लिया, और ऐसी क्या वो वजह थी, ऐसी क्या घटना थी कि आपके मन में आज आप देश के इतने बच्चों के मन को छू रहे हैं। ऐसी क्या घटना थी जो आप इस फील्ड में आए? वैसे तो सर मैं कोटा से ही पला बड़ा हूँ, तो यहीं से आईटी की तैयारी करी। तो शिक्षकों से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनसे हम बहुत इंटरेक्ट कर पाते थे। फिर जब आईटी में गया तो 2003 की बात है, जब मैं आईटी में गया तो आईटी में जब गया तो हमारे वहाँ पे फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्लब्स बनाए जाते हैं, क्लब्स होते हैं बहुत सारे, स्केट, डांस, सिंगिंग, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, रोबोटिक, साइंस के बहुत सारे अलग अलग होते हैं। बच्चे जनरली 4-5 को करते हैं। तो मैंने एक रोबोटिक ज्वाइन करा, एक स्किट वाला ज्वाइन करा। स्किट में मैं कुछ नहीं कर पाया हालांकि। और एक हमारा ग्रुप था जो एनजीओ टाइप ग्रुप था, क्लब था बेसिकली, तो एनजीओ टाइप क्लब ज्वाइन करा। तो उसमें बहुत सारे सेवार्थी काम हुआ करते थे, मंदिर में लेके, इसको लेके, उसको लेके, बहुत सारे काम। तो उसमें एक ऐसा प्रक्रिया थी जिसमें मुझे बोला गया कि मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाना है। 4 किलोमीटर दूर मेरे कैंपस से, मतलब हमारे जो बीच कैंपस है वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक मंडवाड़ी करके जगह है वाराणसी में, वहाँ पे जाना था। तो मेरे पास रेसिंग साइकिल थी उस समय, तो रेसिंग साइकिल से मैं वो 4 किलोमीटर दूर उनको पढ़ाने का, सैटरडे संडे पढ़ाने जाता था। 3 हफ्ते तक मुझे पढ़ाना था और उनको बहुत बेसिक सी मैथ्स पढ़ानी थी। तो मेरे को क्योंकि काम मिला था तो मुझे जाना था, तो मैं वहाँ पर पढ़ाने गया बच्चों को। तो जब पहले दिन में उनको बहुत बेसिक सी मैथ्स पढ़ाई, बहुत अंडर प्रिविलेज बच्चे थे बिल्कुल, क्योंकि झोपड़ी वाले जो होते हैं बिल्कुल वैसा वो एरिया है। तो वहाँ पे उनको पढ़ाया, वही अपना छोटा सा जो बोर्ड होता है उस पर करके। तो बच्चों के चेहरे पर अलग सी चमक थी और मुझे भी बहुत आनंद आया। तो करीब 3 हफ्ते बाद, जब मैं 6 दिन बाद मेरा वहाँ का एक तरीके से सिलेबस खत्म हो गया, जो मुझे पढ़ाना था, वहाँ से मुझे वापस आना था, तो मुझे बहुत आनंद आया। तो जब मैं वहाँ से वापस मतलब आने वाला दिन मेरा आया, तो वहाँ के जो 2-3 बच्चे थे वो रोने लग गए। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आके गले मिले। आई थिंक मुझे तब मैंने निर्णय कर लिया था कि यार मुझे अब इसी क्षेत्र में रहना है। और आपने बोला कि इतने बच्चों के मन को छुआ तो कैसा लगता है, मतलब आई फील ब्लेस्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शिक्षक के रूप में किसको इतना सम्मान मिल सकता है, पर जितना वो सम्मान मिलता है, जितना वो प्रेम मिलता है, ईमानदारी से कहता हूँ कि वो मेरे में कर्तव्य बोध लाता है कि वाकई मुझे शिक्षा के लिए और बच्चों के लिए कुछ करना है। सर, ये जो अभी एआई का ज़माना है, एआई ने पूरे शिक्षा के परिदृश्य को बदल के रख दिया है। तो एक शिक्षक के बतौर आप इसमें क्या चुनौतियाँ और क्या इसमें आप एडवांटेज देखते हैं एआई को? देखिए, एआई जो है ना, मेरे हिसाब से ये दोधारी तलवार है। डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी, अपन एक बार इसको समझ लेगा, तो टेक्नोलॉजी जो है ना, एजुकेशन को कस्टमाइज भी बना सकती है, अफोर्डेबल भी बना सकती है, उसको स्केलेबल भी बना सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वीनियंस के लिए है। टेक्नोलॉजी एंड एआई शुड नॉट बी फॉर कन्वीनियंस, फॉर लर्निंग। मतलब वो सिर्फ लर्निंग को आसान बनाने के लिए नहीं है, वो होनी चाहिए अवेलेबिलिटी के लिए, वो होनी चाहिए स्केलेबिलिटी के लिए, वो होनी चाहिए कस्टमाइजेशन के लिए। तो जैसे आपने बोला कि चुनौतियां, मैं वापस आपके प्रश्न पे आता हूं, क्योंकि ये अध्यापकों के लिए चुनौतियां कैसे हैं, शायद ये कहना गलत होगा, मुझे चुनौती लगती है। अगर मेरे से पूछोगे तो आज की तारीख में जो एआई के टूल्स आ रहे हैं, दे आर मिरेकुलसली गुड फॉर एजुकेटर्स। जो सवाल हमने 5 साल में बनाए होंगे वो हम बहुत कम समय बना सकते हैं, बहुत सारे नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको शॉर्ट कर सकते हैं, वो एआई आपको बहुत अच्छे से बता देता है। मुझे लगता है शायद ही उन शिक्षकों के लिए चुनौतियां हैं जो खुद को विद्यार्थी नहीं मानते। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो सबसे पहले सबसे अच्छा विद्यार्थी होता है। तो जो खुद में अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, जो नई चीज़ नहीं सीखना चाहते, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो मेरे लिए चुनौती नहीं है, व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए, उसे अफोर्डेबल बनाने के लिए, कस्टमाइज बनाने के लिए और उसको सबके लिए अवेलेबल कराने के लिए। सर, आपको कोई ऐसा पल याद आ रहा है कि जब किसी छात्र की बात या सफलता ने आपको बेहद भावुक किया हो? आपको किसी छात्र ने ऐसा कुछ सिखाया हो जो आपको हमेशा याद रहेगा? क्या कभी किसी छात्र की बात ने आपकी सोच बदल दी हो? कोई ऐसा छात्र आपके जीवन में, ऐसा कोई? मेरे जीवन में, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेरे जीवन में 2 ऐसे इंसिडेंट हैं जो शायद इनसे रिलेट करते हैं, तो मैं दोनों बताना चाहूँगा आपको। पहला ये कि कब मैं भावुक हुआ, तो 2013 या 14 की बात है। एक आदिला करके एक लड़की थी यूपी की, उसके ब्रदर मुझको कहीं देखा होगा उसने,
तो उन्होंने कहा मेरे को फ़ोन आया कि सर मेरी सिस्टर है आदिला जो डॉक्टर बनना चाहती है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है तो, कि पर हम बहुत मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं और थोड़ी संकुचित विचारधारा परिवार से आते हैं, तो इसके फादर बिल्कुल तैयार नहीं हो, पर मुझे पता है कर सकती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके आप मेरे फादर को एक बार समझाओ। तो उन्होंने फ़ोन मेरे को उनके फादर को पकड़ा दिया। तो मुझे करीबन 10 मिनट उनके फादर से बात करी। मैंने कहा सर अगर बच्ची पढ़ना चाहती है आप एक बार भेजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छा करेगी। जब भी आप इस वजह से विश्वास दिलाते हो तो थोड़ा मन में डर भी होता है, पता नहीं क्या होगा, पर क्योंकि उस भाई ने मेरे को बोला था तो आदिला हमारे यहाँ पे पढ़ने आई। और जब पढ़ने आई तो वो बहुत अच्छी बच्ची थी। और रक्षाबंधन आया तो आदिला ने मेरे राखी वाखी भी बांधी, तो मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन भी हो गया था उस समय। और आपको जान के खुशी होगी कि जब रिजल्ट आया तो बच्ची डॉक्टरी में सेलेक्ट हो गई। तब वो यहाँ पे नहीं थी कोटा में। 5 या 6 दिन बाद रिजल्ट के पूरा परिवार साथ में आया। उनके पिताजी आए और रोते हुए मेरे गले लगे और बोले सर मैं बहुत खुश हूँ आज खुद को गलत साबित करके, कि मैं उस समय अगर इसको नहीं भेजता और आपकी बात में नहीं मानता तो शायद मेरी बच्ची आज डॉक्टर नहीं बन पाती। मतलब दैट वाज द डे जब मुझे लगा कि हाँ यार दैट इज़ द थिंग। दूसरा जो आपने पूछा कि किस बच्चे ने मेरी सोच बदली, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंस है जिससे आज तक भी हमारी विचारधारा चल रही है, इसलिए हम शायद बहुतों से अलग भी हैं। अगेन 2011 या 12 की बात होगी, 11-12 पे, तो मेरे बैच में उस समय मैं काफ़ी कुछ इंडिविजुअल भी पढ़ाया करता था। एक बच्चा था बहुत अच्छा पढ़ने में, तो जैसे अपन जानते हैं कि जो थोड़े अच्छे बच्चे होते हैं उन पर अपन थोड़ा ज़्यादा, और तो उनमें से एक वो था 20-25 में से। तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, पर उसका कुछ किसी कारण से उसकी तबीयत खराब हो गई एग्जाम के दौरान। तो उसका जब रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट सेलेक्ट हुआ वो, पर उसको हम अंडर 200 एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर उसकी रैंक शायद 1800-2000 आई। तब मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ। मतलब जैसे खुद सेलेक्ट नहीं होता तो दुख होता है ना, वैसा मुझे वैसा दुख महसूस हुआ जब मैं 12th के साथ सेलेक्ट नहीं हुआ था IIT में। जब मुझे महसूस हुआ तो मुझे बहुत, क्योंकि मेहनत करी थी और बहुत अच्छी टॉप रैंक की उस हमको एक्सपेक्टेशन थी, तो उस बच्चे के लिए मुझे बहुत दुख हुआ। 5-6 दिन बाद अगेन उसके फादर और वो सब लोग आए। उसके फादर किसान थे बहुत नॉर्मल गांव में, और मानो खूब मिठाइयों के डब्बे लेके आए, ये लेके आए और बच्चे, मेरे को लगा कि यार बच्चा दुखी होगा, पूरा परिवार आया। उन्होंने बोला साहब हमारे गांव का पहला बच्चा जो इतनी अच्छी जगह पहुंच रहा है और इससे कॉलेज हमने कभी देखे नहीं थे। बच्चा कह रहे सर आप दुखी क्यों हो? मैंने कहा मेरी देर की एक्सपेक्टेशन, सॉरी यार किसी भी कारणवश अपन उस जगह नहीं पहुंच पाए। बोले सर हम तो बहुत खुश हैं, वहाँ तक हमारे लिए वहाँ पहुँचना ही बहुत इंपॉर्टेंट। रैंक से क्या होता है सर, जिस कॉलेज में मुझे जाना था मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। उस बच्चे ने मेरी विचारधारा बदली, विश्वास मानिए। तब से मुझे लगा कि सिर्फ हम शिक्षण संस्थाएं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, स्कूल्स हो, हम कहीं ना कहीं सिर्फ उन 2-5 बच्चों को छांट लेते हैं जो हमें लगता है कि शायद हमारा नाम रोशन करेंगे टॉप रैंक लाके। मैं कहता हूँ जाहिर सी बात है वो करना चाहिए, बट विश्वास मानिए कि असली खुशी तब है जब हम किसी भी नॉर्मल बच्चे को भी उस स्तर तक ले जाएं जहाँ तक वो डिसेंटली पहुँचना चाहता था। मुझे लगता है मेरी विचारधारा में उस दिन से बदलाव आया। उस दिन से हमने पूरी टीम्स को अलाइन करा कि सिर्फ टॉप बैचेस के लिए तो सभी ध्यान दे रहे हैं, और वो हम भी कर रहे हैं, बट हमारा ध्यान हर बच्चे तक होना मैं चाहिए। आपको एक मेरे जीवन की भी एक छोटी सी, आपने जब बताया तो एक घटना आपको बताना चाहूँ। मेरे जर्नलिज्म के उसमें जब मैं उदयपुर में था जी, तो हम बड़ी उपलब्धियों की तलाश में रहते हैं कि लोग बड़ी उपलब्धियां क्या है, लेकिन जैसे आपने बताया मैंने एक वहाँ का एक आदिवासी एरिया था, बहुत इंटीरियर का एरिया, झाड़ोल फलासिया जगह थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे एक मतलब वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात थी। मतलब आज तक आज़ादी के बाद में कोई तहसीलदार, मतलब कलेक्टर, SP तो दूर की बात है, कोई तहसीलदार तक उस गांव में नहीं पहुंचा था, क्योंकि पहाड़, झील, नदियां पार करके उस गांव तक डेमोग्राफिक बहुत टफ थी। हाँ बहुत टफ थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एक मजदूर था, उसने बताया कि मेरे बच्चे हैं, बच्ची ने 8वीं क्लास पास की और बच्चे ने 5th क्लास पास की है। आज़ादी के बाद में पहले वो बच्चे थे जिन्होंने उस गाँव से ये क्लास मतलब 8वीं, अच्छा 8th और 5th तक पहुँचे हैं, मतलब ये, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात थी। तो उसकी घटना को मैंने उसकी एक स्टोरी की थी कि यार इनके लिए तो ये मतलब एक बहुत बड़ा IAS बनने से भी बड़ी बात है कि उसने उस व्यक्ति ने कैसे बढ़ाया, क्योंकि उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। सही। वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 घंटे, मतलब आपको सुबह 9 बजे का स्कूल है तो 6 बजे निकलना है। तो पहले आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, आप उनको सुखाएंगे, नदी में से निकलेंगे, फिर पहाड़ पे चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, फिर ये करेंगे। वो स्टोरी छपने के बाद में सरकार ने ये किया कि उस गाँव में वो शिक्षक वहाँ पढ़ाने जाएंगे, उनको एक नाव दी कि ये बच्चे नहीं आएंगे, यहाँ से आप जाएंगे। तो आपकी छोटी सी चीज़ है, वो कैसे किसी गांव की दिशा बदलते हैं। खैर अपन दोबारा इसी मुद्दे पे आते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, और अपन हर बच्चे को नहीं कह सकते कि क्योंकि आपकी जो जिस तरीके की शिक्षा आप दे रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की आप जो तैयारी करवा रहे हैं, और एग्ज़ाम में कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कम नंबर आए तो जो होगा, लेकिन आपको तो ये एक एक नंबर, एक एक पॉइंट के लिए वो होता है ये। तो हर बच्चा टॉप नहीं आ सकता है,
लेकिन ये कितना सही है कि कंपटीशन में हर बच्चा टॉप नहीं आएगा, लेकिन लड़ाई उसी नंबरों की रहेगी, कंपटीशन की रहेगी। क्योंकि आप स्कूल एजुकेशन तो ये कह सकते हैं कोई कम नंबर आए ज़्यादा आए तो चल सकता है, यहाँ तो लड़ाई उसी चीज़ की है, संघर्ष उसी एक एक नंबर का है। तो ये कितना सही मानते हैं कि हर व्यक्ति टॉप नहीं आ सकता है? पहली बात, हमें कंपटीशन देता क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। उसमें टेस्ट भी हो सकते हैं, मार्क्स भी हो सकते हैं, रैंक्स भी हो सकती हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कंपटीशन अल्टीमेटली हमें एक अच्छी जगह पहुंचाता है, जहां पे हमें अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छे लोगों को एक्सपोजर मिल सकता है। तो उस जगह तक पहुंचना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन आपको नहीं जिताता है, या टॉप रैंक आपको नहीं जिताती है। आपको ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं। मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे को चीटिंग करा के आप टॉप रैंक ले आइए, क्या आपको लगता है 4 साल बाद सफल हो जाएगा? नहीं। असलियत में काबिलियत जीतती है, काबिलियत संघर्ष की, काबिलियत मेहनत की। तो जो इस कंपटीशन के दौरान, प्रक्रिया के दौरान आप जो मेहनत करते हो, जो आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, जो आपका आईक्यू बढ़ता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती है, आपकी क्रिटिकल स्किल्स बढ़ती है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है, ये आपको जीवन में सफल बनाती है। सेकेंड बात, कंपटीशन जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है कंपटीशन, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। कुछ कंपटीशन वो होते हैं जिनके रिजल्ट सिर्फ आप खुद जानते हो, कुछ वो होते हैं जिनको सिर्फ परिवार जानता है, कुछ वो होते हैं जिनको सिर्फ समाज जानता है, और कुछ वो होते हैं जिसके मार्क्स और रैंक इन कॉम्पिटिशन के माध्यम से दिए जाते हैं। तो पहली बात, कंपटीशन से रूबरू होने की आदत डाल लीजिए अगर जीवन में सफल होना है। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये जीवन का सच है। यही आपको, समाज को, देश को, दुनिया को आगे ले जाएगा। इनसे घबराइए मत, पर इनसे लड़ते रहने का जो प्रक्रिया है, इनके साथ संघर्ष करने की जो प्रक्रिया है, वो सफलता का मूल मंत्र है। कंपटीशन से घबराने की आवश्यकता नहीं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि मार्क्स और रिजल्ट है वो बच्चे की मतलब काबिलियत क्या तय करते हैं? आपको क्या लगता है? फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि ये जो मार्क्स और रिजल्ट्स हैं, जाहिर सी बात है ये उस कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको कभी कभी रैंक ऊपर आ सकती है, नीचे आ सकती है, हो सकता है फर्स्ट कैटेगरी के कॉलेज में चले जाएं, सेकंड में चले जाएं, थर्ड में चले जाएं। बट किसी एक एग्जामिनेशन के मार्क्स या रैंक ये तय नहीं कर सकते कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे। ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जब भी हमारे यहाँ पे आईआईटी के बच्चे तैयारी करने आते हैं या मेडिकल की तैयारी करने आते हैं, तो हमको एक ही बात बोलते हैं कि ऑल आईआईटियंस आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ एंड ऑल द सक्सेसफुल पीपल आर नॉट आईआईटियंस। तो आए तुम सफलता के लिए हो, ये एक मापदंड है जिसमें हो सकता है अपन सफल हो सकता है इसमें क्लियर ना हो, बट ये जीवन में असफल और सफलता की कोई इसमें मापदंड नहीं है। तो मार्क्स और इसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी उस समय के लिए ये जरूरी है। ये जीवन भर का कोई मापदंड नहीं है। मैं आपको अपनी गलती बताना चाहता हूँ उसमें, और माफ़ी भी चाहता हूँ जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं। शायद ये बात मैं पहली बार कह रहा हूँ। आज से 10 साल पहले के अगर आप नितिन जी को देखोगे, तो जब वो क्लास में उतरता था तो जोश भरने के लिए एक बात बोलता था, और हो सकता है बहुत सारे अध्यापक भी मुझे सुन रहे हो। तब मैं बच्चों को बोलता था, बेटा जंग है। आज मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं कभी ये स्टेटमेंट नहीं देता कि ये जंग है। जंग में सिपाही को गोली लगती है, वो वाकई मर जाता है। वहां का प्रेशर बिल्कुल अलग है। ये प्रेशर एग्जामिनेशन का नहीं है, और न इसको क्रिएट करने की जरूरत है। एज अध्यापक हमें अच्छा लगता है कि हमने बोला जंग है। इसमें बच्चा अगर असफल हो भी गया दुनिया की नजर से कि वो रैंक नहीं आ पाई या सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो मरा भी नहीं है और जीवन में असफल हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जंग नहीं है, ये एक पड़ाव है जिसमें हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। मार्क्स को छोड़ के, रैंक को छोड़ के, कंपटीशन को छोड़ के, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जीवन के हर कंपटीशन में हमें अपना बेस्ट देना है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, क्या पढ़ाई का दबाव इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है? मैं इसमें भी थोड़ी अलग टाइप की विचारधारा कहना चाहता हूँ आपको। पहली बात, एक तो हम सब एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेटर, हमें लगता है कि पढ़ने का मतलब बच्चे को अकेले पढ़ना है। पहली बात, ऐसा कोई रूल नहीं है। बंद कमरे में एसी में पढ़ाना, 12 घंटे पढ़ने से ही सफलता हाथ लगेगी शिक्षा में, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपको अकेलापन महसूस होता है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब बच्चा क्लास में आता है तो 10 मिनट अपने दोस्त से बात करता है, ये जरूरी है। आपको लगता है आप 4 अच्छे दोस्त हैं, साथ में पढ़िए, कोई मनाही नहीं है। हम लाइब्रेरी में जाइए, स्कूल्स की, हमारे यहाँ पे सेल्फ स्टडी काउंटर्स होते हैं, सब जगह होते हैं, शिक्षा संस्थान जितने भी है, वहाँ जाके पढ़िए। मैं पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि अकेले, हमें ऐसा लगता है एजुकेशन मीन्स लोनलीनेस, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि कई बार कई लोगों में, मैक्सिमम लोगों में लोनलीनेस क्रिएट्स डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन और हैप्पीनेस इज अ माइंडसेट, इज अ 100% माइंडसेट। ये
उसी रैंक पे आपको सुनाई दी जाएगा कि कई बच्चों का परिवार रो रहा हो, और उसी रैंक पे हमने देखा है कई बच्चों के यहाँ पे डोल बज रहे हो। सही है। सर सफलता असफलता भी माइंडसेट है, तो डिप्रेशन और हैप्पीनेस भी माइंडसेट है। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि हम डिप्रेशन में कब आते हैं, जब हम सोचते हैं कि यार हमें ना फेलियर हो गए हैं। अच्छा, फेलियर हम कब होते हैं? जब हमारे टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छी बात एक बुक में लिखी हुई है, उसे बोलते हैं बाइजन रिग्रेट। मैंने अभी पढ़ी इसलिए मैं आपको उसका इत्तेफाक करना चाहता हूँ। एक बहुत बढ़िया बुक है आर्ट ऑफ फिजिक्स की, उसमें ये बात लिखी हुई है और बहुत बढ़िया चीज़ है। उसमें बोला बाइजन रिग्रेट। बाइजन रिग्रेट का मतलब ये होता है कि हमारी जो रिग्रेट है, इट इज ए डिफरेंस ऑफ आइडियल सिचुएशन माइनस रियल सिचुएशन। मतलब मैं इसका वापस समझाता हूं कैसे। मान लीजिए हम बच्चे को बोले कि यार 100 रुपए दिए तुमको और तुम 100 रुपए का, मम्मी ने बोला कि तुम बहुत सिर्फ अच्छा ऑर्गेनिक खाना खाना। तो उसने जब ऑर्गेनिक खाना खाने के लिए उसको 100 रुपए दिए गए, तो उसने क्या करा कि 70 रुपए का तो उसने ऑर्गेनिक खाना खाया बढ़िया हेल्दी, पर 30 रुपए का उसने कुछ चटपटा टिकिया विकिया जो मम्मी ने नहीं कहा था। तो ऐसा समझिए कि उसे 100 अचीव करना था, पर उसे 70 अचीव करा, तो 30 ये रिग्रेट है। अब जितनी बड़ी रिग्रेट होती है उतना हम खुद को फेलियर महसूस करते हैं, और वही हमारे डिप्रेशन का कारण बनता है। अब इसमें कैच इस जगह कि अगर मेरी आज की तारीख में काबिलियत, मान लीजिए मेरी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर चलने की है, और मेरे को किसी ने मोटिवेट करा और मैंने टारगेट बना लिया कि कल तो मैं 30 किलोमीटर चलूंगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सपोज, या मैं 50 किलोमीटर चलूंगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब क्योंकि मैंने अपना टारगेट इतना बड़ा सेट कर लिया जो भी मेरी कैपेबिलिटीज को और टाइमलाइन को मैच नहीं करता, तो फिर मेरी रिग्रेट बढ़ जाएगी और मैं अपने काम को करना छोड़ दूंगा और मैं डिप्रेशन की तरफ चला जाऊंगा। कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज कि हमेशा अपने टारगेट दूसरे को देख के नहीं, अपनी कैपेबिलिटी को देख के भी सेट करने चाहिए, और धीरे धीरे उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी रिग्रेट वैल्यू कम रहे। जितनी वो कम रहेगी उतना आप ऊर्जावान अपने कार्य के प्रति रहेंगे, और जितने कार्य के प्रति ऊर्जावान रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे, तो डिप्रेशन की चीज हट जाएगी। डिप्रेशन की बात आपने की, तो बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में गलत कदम उठा लेते हैं। सुसाइड जैसे केस भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। हम आपकी नज़र में इनको किस तरीके से रोका जा सकता है? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सलाह शायद सबसे पहले आपको हमको देना चाहूँगा, हो सकता है मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगे। पहली बात, सुसाइड को सिर्फ बच्चों से जोड़ा जा रहा है, ये गलत पैरामीटर है। जितना डेटा मैं जानता हूँ वर्ल्ड लेवल पे सुसाइड सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप अगर वर्ल्ड डेटा उठाओगे तो इट इज़ मच मोर अबाउ देन 65 ईयर ओल्ड पीपल। 15 से 25 साल की उम्र में करने वाले ये जो अप्रिय घटनाएं हैं, ये थर्ड और फोर्थ नंबर पे आती है एज ग्रुप में। क्या ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले देते हैं? नहीं। क्या ये IITians भी कर रहे हैं, MBBS भी कर रहे हैं, IAS ऑफिसर्स को भी हमने देखा है कई बार, गृहिणियाँ भी कर रही हैं। आदमियों में ये पैरामीटर ज़्यादा देखा गया है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ मनी प्रेशर। तो पहली बात, ये विश्वव्यापी समस्या है, इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, जिसका डिस्कशन शायद हम इतनी जल्दी कर भी नहीं सकते हैं, बट क्योंकि प्रश्न है तो मुझे आंसर जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। बच्चों में स्पेशली इसकी बात करना ही गलत है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है आप इससे विरोधाभास हो आपको। मुझे लगता है इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए, कोई इसको लेके कोई टॉपिक और डिस्कशन की भी आवश्यकता नहीं है। दैट वर्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी कम्युनिकेशन बाय मीडिया, बाय एन एजुकेटर, बाय द पेरेंट्स, क्योंकि ये बच्चों को एक विकल्प की तरह नजर आता है। जब आप और हम छोटे थे तो हम इस बारे में नहीं सोचते थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। आज हमारी जो बच्चे हैं, जो मेरे खुद के बच्चे, उन्हें ये सारी बातें पता हैं, तो ये सब विकल्प की तरह रहता है। तो मुझे लगता है कि इसको रोकने का एक तरीका तो ये है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करा जाए। दूसरा, कि बच्चे को ये सिखाया जाए कि प्रेशर हैंडल कैसे करा जाता है। फेलियर हो जाए, जो आपकी नज़र में फेलियर हो सकता है किसी के लिए सफलता हो, जो आपकी नज़र में फेलियर है उसे कैसे हैंडल करा जाए, और किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए जो फियर ऑफ फेलियर होता है, ये पहले आता है, इसको भी कैसे मैनेज करा जाए। इसको कैसे सिखाया जा सकता है? आप जिस बात कर रहे हैं, जैसे ये कि माइंड रिलैक्सेशन है या स्ट्रेस मैनेजमेंट है, क्या ये स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, या कैसे बता सकते हैं, या परिवार से इसकी शुरुआत हो? 100% ये स्कूलों में, घर पे बात होना बहुत आवश्यक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसके मैं थोड़ा उल्टी बात आपको बोलता हूँ। आप शायद जिस उम्र के आप और हम दोनों हैं, आपने और हमने स्कूल में मार भी खाई है। मैंने तो बहुत खाई है, शायद होता है आपका, मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैंने तो बहुत मार भी खाई, डांट भी खाई है। हमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस प्रेशर झेलने की आदत बचपन से थी। बिकॉज ऑफ अपनी घटना हमें लग रहा है बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। देखो, जीवन में, असली जीवन में तो स्ट्रेस आएगा।
आपने बच्चे को 12वीं तक या कॉलेज तक बिल्कुल कुकून में भी रख लिया, अल्टीमेटली उस कुकून के उसके बाहर आना पड़ेगा। जिस दिन वो वास्तविक दुनिया देखेगा उस दिन ये स्ट्रेस आना है। क्या इस थोड़े से प्रेशर हैंडलिंग की, असफलता का स्वाद चखने की आदत धीरे 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 होनी चाहिए। हम शायद ये कर रहे हैं हमारी शिक्षा प्रणाली में कि हम उसको और सरल बनाते जा रहे हैं, ये सोच के कि बच्चे पे दबाव नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ इस प्रक्रिया को थोड़ा सही करना होना चाहिए। और आपने जैसे बोला क्या है सिखाना चाहिए, बिल्कुल हम बच्चों को क्या सिखाते हैं मुझे उससे फ़ायदा होता है, और मैं खुद भी इस बात को जानता हूँ। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में एक अच्छी बात है जो मेरे गुरुजी ने बोला, मैं खुद भी उसका अनुसरण करता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ, वो सिखाना बहुत आवश्यक है कि जीवन में उन्होंने 3 बातें बोली जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ और बच्चों को भी बोलता हूँ कि अगर कभी भी क्रोध आ रहा हो, अगर क्रोध आ रहा हो तो किसी भी कीमत पे कुछ बोलो मत किसी को, आप खराब ही बोलोगे। दूसरी बात उन्होंने बोली कि अगर आप बहुत खुश हो आप, तो किसी को वादा मत करो क्योंकि आप ओवर प्रॉमिस करते हो। तीसरी चीज, अगर आप कभी भी डल महसूस कर रहे हो तो कोई भी जीवन का अहम निर्णय उस समय ना लो। यानी कि वादा करना, निर्णय लेना और ये जो तीनों चीजें हैं इनको आप काम एंड कंपोज स्टेट पे लेने में सक्षम होने चाहिए। पर इससे पहले ये है कि पहले खुद को इतना काबिल बनाओ कि आप अभी किस 3 परिस्थिति में हो। हमारी 4 ही परिस्थिति, या तो हम बहुत खुश हैं, या हम डल महसूस कर रहे हैं, या हम क्रोध में हैं, या हम नॉर्मल हैं। क्या आप पहले आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मेरी अभी वस्तु स्थिति क्या है? जब आप ये जान पाओगे तो फिर निर्णय लेने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। बच्चा जब आपको आके कई बार कहता है एज ए पेरेंट्स, क्योंकि आप पेरेंट्स भी है और आप टीचर भी है, तो दोनों के ही सवाल में आपसे जवाब जानना चाहूँगा। जब कोई बच्चा आपको आके कहे कि सर मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तो आपका जवाब या एक पेरेंट्स का, एक टीचर का जवाब क्या होना चाहिए? मेरे से अगर कोई आके बोलता है ना कि ये नहीं हो पाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि बच्चा किस पृष्ठभूमि से आता है। भाई नहीं हो पाएगा के 2 कारण हैं कि ऐसा तो नहीं है हमने मछली को ही बोल दिया पेड़ चढ़ो, यानी कि हमने उसे ट्राई की गलत चुनवा दी। आज की तारीख में अच्छा मुझे क्या बनना चाहिए, ये 2 चीज़ों का समावेश है। 1 मेरा इंटरेस्ट क्या है, 2 मेरी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ क्या है। इन दोनों का राइट कॉम्बिनेशन से हम सफलता के द्वार तक जाते हैं। मान लीजिए आज मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अब चलो मैं नेशनल क्रिकेटर बनूंगा, सपोज मेरा इंटरेस्ट है, पर अब मैं 42 ईयर्स का हो चुका हूँ, मेरी बॉडी मेरे को अलाउ नहीं करेगी, मेरी स्किल्स और कैपेबिलिटी उस तरफ नहीं है। अगर मैं उसमें चला जाऊंगा तो मैं सफल होने के चांसेस 99.999% से भी ज़्यादा है, तो डजंट मेक सेंस। तो मुझे कोई अगर सलाह दे रहा है और मैं वहाँ जाके बोलूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो गलत होगा। तो पहली बात, जो अध्यापक है और जो पेरेंट है उसे समझना पड़ेगा कि क्या बच्चे की जो ट्रैक है, जो पाथ है, जो उसने लक्ष्य चुना है, क्या वो उसकी कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट को मैच करता है। अगर नहीं करता है तो एज अध्यापक, मैंने कई बच्चों को, आपको सुन के अजीब से लगेगा, मैंने कई बच्चों को 11th के बाद हम बोल देते हैं बेटा ये तेरे लिए ट्रैक सही नहीं है। कुछ ही होते हैं पर बोल देते हैं। तो एज अध्यापक और पेरेंट आपको ये बताना जरूरी है, बेटा ये तेरी सफलता का रास्ता मुझे नहीं लगता होगा, तेरे को कुछ और चुनना चाहिए। पर आपको लगता है कि नहीं यार ये इस ट्रैक का तो है, पर ये अभी डिप्रेशन में है या इसका कॉन्फिडेंस बहुत घट गया है, तो फिर अध्यापक और पेरेंट का धर्म बनता है कि उससे उसी राह की सही तरीके से गाइडेंस करी जाए कि तुम अपनी कमियां ढूंढो, एनालिसिस करो, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, बहुत बारीक कोई गलती कर रहे होगे जिसकी वजह से तुम्हारे को परिणाम जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मिल नहीं रहा होगा। तो जो आपने प्रश्न पूछा उसके 2 ही मैं पहलू मानता हूं। एज ए एजुकेटर सोचिए कि उसका ट्रैक सही है नहीं सही है। अगर ट्रैक सही है तो फिर उसे गाइड करिए कि नहीं यार तुम्हें इसको ऐसे करना चाहिए। आज की जो जैसे आपने ट्रैक की बात की, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो परीक्षा प्रणाली है, जो उसको आप कितना सही कितना गलत मानते हैं कि वो प्रेशर बच्चों पे डाल रही है, या कितना आप मानते हैं कि सही है, या उसमें क्या बदलाव होने चाहिए या कैसी होनी चाहिए? देखिए जाहिर सी बात है कि अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ आ रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा एग्जांपल लूँगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख के भी बनाई गई है, तो इसके बहुत सारे पहलू, उसका एक पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, हमने बहुत सारी बच्चों को सुविधाएं तो दे दी, प्रणाली में बदलाव की आपने बात करी इसलिए मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को ये तो बोलते हैं, जैसे आज कॉलेज एजुकेशन की अगर मैं बात करें तो धीरे धीरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस तरफ आ रही है कि आप चुन सकते हो कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, फर्स्ट ईयर के बाद चेंज कर सकते हो, सेकंड ईयर के बाद चेंज कर सकते हो, 10th 12th में आप बहुत सारा चुनाव कर सकते हो। पर हमारा देश अभी उस तरफ उतना लायक नहीं है। मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत करीबी बात है। मैं बहुत मध्यमवर्गीय परिवार से आता हूँ। जब पहली बार मैं 5 स्टार होटल में गया और वहाँ पे बुफे लगा हुआ था साहब, बहुत, और कम से कम 200-300 आइटम होंगे, और होते हैं 5 स्टार होटल्स में, आप और हम जानते हैं इस बात। जब मैं पहली बार वहाँ गया तो मैंने
बहुत फैंसी नाम लगे हुए थे। पहली बात तो मुझे ही नहीं पता था लाल और हरे का क्या मतलब होता है, बहुत पुरानी बात है। और बहुत फैंसी नाम लिखे हुए थे, विश्वास मानिए इतनी सारी डिशेस में कोने में जाके एक जगह डोसा का काउंटर था और उसके पास में ब्रेड का काउंटर था और फ्रूट्स थे। मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें ही खाई क्योंकि बाकी मुझे समझ ही नहीं आई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जानता ही नहीं था चीज़ें क्या है। हो सकता है उनमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों, पर क्योंकि मैं अज्ञानी था, मेरे पास इतने कोर्सेज रख भी दिए जाएंगे तो मैं उन्हें चूज ही नहीं कर पाऊंगा अगर मेरी टेल में उनकी जानकारी नहीं है। जब तक टेल तक यानी कि गांव की ढाणी तक हम इस बात को नहीं समझा पाएंगे और अपने बच्चे को ये नहीं बना पाएंगे कि उसे क्या चुनना चाहिए, उसे सक्षम नहीं बना पाएंगे कि वो अपने निर्णय ले पाए, आप उसको कितने भी ऑफर्स दे दीजिए उसके लिए कोई फायदा नहीं है। तो अपने देश की स्थिति को समझ के भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए। दूसरी बात आपने बोला क्या हमारी देश की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो शायद सुन के किसी को अजीब सा लगे, बट जो लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमारे देश में होते हैं मुझे गर्व है इन पे। हम माने नहीं माने K-12 पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, बट आप माने नहीं माने हमारे देश में इतने शिक्षा से सितारे निकलने का प्रमुख कारण इस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में हमारे बच्चे हमारा नाम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे लेवल के होते हैं और लेवल भी अच्छा है, सेकेंडरी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बच्चों को पढ़ने की वो भी ललक ज़्यादा रहती है। क्या आप मानते हैं कि हर एक बच्चा है उसकी कैपेबिलिटी अलग होती है, तो क्या उसको पढ़ाने का तरीका भी अलग होना चाहिए? 100%। और इसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आ गई जिस पर हम बात कर रहे थे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको इसमें बात बताता हूँ कि हर बच्चा अलग है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको जिसको मैं बिलीव करता हूँ उसको बताना चाहता हूँ फटाफट से कि आज से 5000-10,000 वर्ष पूर्व जो गुरुकुल परिपाटी होती थी सर, उसमें जो गुरु होता था ना, जो राजाओं के बच्चे आते, जहाँ राजा और मंत्री, वहाँ आप और हम जैसे लोग तो जा नहीं सकते थे, राजा मंत्रियों के बच्चे जा सकते थे। तो राजाओं के मंत्रियों के बच्चे जो वहाँ पहुँचते थे, गुरु को पहले से पता होता था कि ये बच्चे को मुझे क्या काबिलियत है और इसे मुझे क्या बनाना है, ये राजा बनाना है, ये धनुर्धर बनाना है, ये गदाधारी बनाना है, इसको चाणक्य नीति में करना है। वो उनकी काबिलियत से जज कर लेते थे और उसी हिसाब से उनका करिकुलम स्ट्रक्चर करते थे। समय बीता, ये कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन था सर, बट इट इज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल, वेरी एलीट पीपल यू कैन से। बट जैसे जैसे समय बीता, से 200-300 साल पहले हमें लगाया शिक्षा सबका समान अधिकार होना चाहिए पूरे वैश्विक स्तर पे, तो हमने शिक्षा की एक प्रणाली बनाई, सोचा इसको कैसे स्ट्रक्चर करें। फिर हमने स्ट्रक्चरिंग में उसके लिए सोचा कि इसको कैसे अलग अलग करें, रीजनलिज्म में करें कि धर्म के आधार पर करें। फिर फाइनली हम जिसमें भी पढ़ के आप और हम सब बड़े हुए हैं वो है डेट ऑफ बर्थ सिस्टम, जिसे हम क्लास सिस्टम कहते हैं। ये जब हमने एक एक क्लास में 40-40, 50-50 बच्चे बैठाना चालू करा, तो इसमें हम ये कस्टमाइजेशन जो है ना, जो गुरुकुल परिपाटी में होता था, वो पूरा गायब हो गया। पर क्या आज भी बच्चा उतना ही अलग है? बिल्कुल अलग है। तो क्या उसकी शिक्षा प्रणाली अलग होनी चाहिए? पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। कोई बच्चा तेज पढ़ पाता है, कोई तेज पढ़ तो धीरे पाता है पर समझ जल्दी पाता है, कोई बच्चा पढ़ भी तेज पाता है, समझ भी जल्दी पाता है, कोई बच्चा कैलकुलेशन धीरे कर पाता है, कोई बच्चा 5 सवाल के बाद थक जाता है, कोई 25 के बाद थकता है, कोई 1 घंटे। सबकी काबिलियत बिल्कुल अलग है। तो उनके लिए जो पेडागॉजी ऑफ एजुकेशन है वो सबके लिए डिफरेंट होनी चाहिए। पर ये तब हो जब या तो एक 1-to-1 एजुकेटर हो, जो अगर ऐसा करोगे तो अफोर्डेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो ये पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी एंड राइट एजुकेटर के मिक्सचर से, ताकि हम इसे अफोर्डेबल और स्केलेबल बना पाएं। तो हमारा लक्ष्य भी यही है। मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, इज कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे मध्यवर्गीय परिवार से जैसे मैं आता हूं, कि हर आम आदमी सफलता का स्वाद चख सकता है शिक्षा के माध्यम से, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है। पर ये तभी संभव है जब हम शिक्षा को टेक्नोलॉजी के साथ सही रूप से प्रस्तुत करें, अफोर्डेबल बनाएं, स्केलेबल बनाएं, तो ये पॉसिबल। मेरा अगला सवाल है सर कि आज जो भारत और दुनिया में शिक्षा की स्थिति है, उसके आधार पर आने वाले 10 वर्षों में इसमें क्या बड़े परिवर्तन आप देखते हैं, जिनके लिए पूरे देश को, हर शिक्षक को और छात्र को अभी से तैयारी करनी चाहिए? मतलब अगले 10 साल का AI इंक्लूड टेक्नोलॉजी, 10 साल का सिनेरियो आपको ऐसा नज़र आता है? मैं क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बहुत प्रिय है मुझे, मैं बहुत सारा काम उस पर कर रहा होता हूँ, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन विद एजुकेशन को लेके। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले सर समस्या कंटेंट की थी, कंटेंट ही नहीं मिलता था, अच्छे एजुकेटर नहीं मिलते थे, कोई यूट्यूब था नहीं, सवाल ही नहीं मिलते थे। आज पहली बात तो समस्या नहीं है, आप कितना भी चाहो कंटेंट मिल जाएगा, पर कौन सा सही कंटेंट है हमें पता नहीं पड़ता। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आप कोई भी सवाल डालो उसका आंसर आ जाता है। आने वाले समय, आज से 20 साल पहले
समाधान समस्या थी कि समाधान कहाँ से लाऊं किसी भी प्रश्न की, आने वाले 10 साल बाद सर समाधान समस्या नहीं है। जो आपको सवाल पूछोगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। पर सर मैं कह रहा हूं आप और हम भी आज एआई के सामने बैठ जाओ, 1 घंटे तक प्रश्न पूछो, उसके बाद पूछ नहीं पाओगे आप। तो बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो सही सवाल आइडेंटिफाई कर पाएं और उसे पूछ पाएं, सर ये बहुत बड़ी स्किल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड आस्किंग अ प्रॉब्लम इज द रियल स्किल विच विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। सॉल्यूशन देने वाला हमारे पास होगा और है। तो आने वाले समय में बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सही सवाल वो पूछ पाएं, इस तरफ उनको ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंसर तो हर चीज़ के दे दे। सिनेरियो आप जैसे एआई आया है, गूगल के बाद में सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वो एआई का है। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में एआई का नेक्स्ट लेवल क्या है, या एजुकेशन का मतलब किस तरीके से बदलाव आपको नजर आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैं आपको इसको बता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बात दो-धारी तलवार है। जैसे मैंने आपको बोला, ये दो-धारी तलवार 110% सही प्रयोग भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी एक ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड में कहीं स्टडी हुई, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, पर वो स्टडी मैंने सुनी अच्छे से। उस स्टडी में क्या करा उन्होंने, लिटरेचर के लोग बच्चे थे कुछ, उनको 3 ग्रुप्स में तोड़ा गया और उनको लिटरेचर वालों से कंटेंट लिखवाया जाता है लगातार हर टॉपिक पे। तो 6 महीने तक उन सभी बच्चों की पहले ब्रेन एमआरआई कराई गई। उनमें से कुछ बच्चों को यह बोला गया कि आप कोई भी नया कंटेंट लिखने के लिए, जो भी हम आपको टॉपिक दे रहे हैं, एआई यूज कर सकते हो। दूसरे सेट को बोला गया कि आप कोई भी जो टॉपिक हम दे रहे हैं उसका कंटेंट लिखने के लिए आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, मतलब गूगल, एआई नहीं यूज कर सकते। थर्ड को बोला गया तुम कुछ यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें अभी तक जो पढ़ चुके हो उसके हिसाब से तुम्हें लिखना है। ये तीनों ग्रुप को 6 महीने खूब सारे टॉपिक्स दिए गए और उनको ऐसे कराया गया। 6 महीने बाद इन सारे बच्चों की फिर से ब्रेन एमआरआई कराई गई। जो लास्ट वाला ग्रुप था ना, जिसको बोला गया दिमाग से लिखो, उनका दिमाग सबसे शार्प था उस समय, क्योंकि अपने दिमाग पे स्ट्रेस डाल रहे थे। सबसे कमजोर दिमाग था एआई वालों का। ये सच्चाई है, स्टडी है जो मैं आपको कह रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो इसका मतलब इन बच्चों के लिए दिमाग की प्रोसेसिंग को एआई ने धीरे कर दिया। तो जैसे आपने बोला कि ये इस वाले केस में ये बच्चों के लिए अभिशाप हो सकता है कि बच्चा होमवर्क भी उससे ही कर रहा है, किसी ने कुछ काम दिया वो भी उससे ही कर रहा है। ये एआई का रॉन्ग यूज है। एआई का सही यूज क्या है, मुझे और नए सवाल चाहिए, मुझे इस टॉपिक पे और ज्यादा सवाल चाहिए, क्वांटम फिजिक्स पे मुझे और ज्यादा सवाल चाहिए, मुझे हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी उस पर लेकर और सवाल चाहिए, आपको एआई देगा। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाए, डाल दीजिए, वो आपको दे देगा। बट आप अपने एजुकेशन इज नॉट अबाउट कन्वीनियंस, एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, शिक्षा का मतलब एआई का मतलब नहीं कि कन्वीनियंस आ गई। शिक्षा का असली मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया को सिखाना, सीखने की प्रक्रिया को सिखाना असली शिक्षा है। लर्न हाउ टू लर्न इज एन आर्ट। मुझे लगता है आने वाले समय, मैं शायद ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं, बट आने वाला समय शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सीखा जाता है, इसको सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतने सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पर आज की तारीख में अब मेरा ध्येय ये है कि मैं कैसे बच्चों को इस बात के लिए इक्विप करूँ कि कैसे सीखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप खुद एक बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। आप बच्चों को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जीवन में और अपने एजुकेशन में सफल हों? उसके लिए आप क्या मंत्र देना चाहेंगे? मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मुझे लगता है, जाहिर सी बात है कि डिसिप्लिन होना, कर्मठ होना, संघर्षशील होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब बहुत पिलर्स हैं उसके ऊपर भी एक चीज़ जो मुझे लगता है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो खुद से रेस होनी चाहिए। यानी कि रोज इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्मचिंतन करिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, कि मुझ में क्या कमियां हैं और उनको कैसे सुधारना है। क्योंकि कैसे सुधारना है, कमियां ढूंढ ली तो आप किसी से भी पूछ सकते हो मेरी ये कमी है कैसे सुधारूं। खूब ज्ञान है जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि तुम्हारी असली समस्या ये है कि तुम्हारे को खुद की समस्या ही नहीं पता है। ये समस्या तब पता पड़ेगी जब हम रोज नियम से आत्मचिंतन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अगर ये कर लिया, और ये बच्चों के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है, जितना बेहतर ये हम करेंगे खुद में निखार उतना बेहतर आएगा। मेरा एक लास्ट सवाल ये है आपसे कि बहुत सारे बच्चों के हम टॉपर्स के इंटरव्यू करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब मोबाइल से दूर रहे, या इसने कहा कि साहब 4 घंटे मोबाइल देखा या सोशल मीडिया का यूज़ किया या नहीं किया। ये एक सवाल आता है, तो आप इसको कितना बड़ा सोशल मीडिया और मोबाइल को एजुकेशन के लिए कितना बड़ा अवसर या कितना
इसको उसके लिए हानिकारक मानते हैं। आपकी नज़र में ये इसको किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए? मोबाइल फ़ोन मैं हमेशा बोलता हूँ वरदान भी है, अभिशाप भी है। मेरे लिए वरदान है, जो नॉलेज चाहिए सब यहाँ मिलती है। बट मैं आपको कह सकता हूँ कि ये मुझे यूज़ नहीं करता, मैं इसे यूज़ करता हूँ। आस्क योर सेल्फ वेदर मोबाइल इज़ यूजिंग यू और यू आर यूजिंग द मोबाइल। आपको कुछ नहीं आ रहा, आपने मोबाइल में देखा, आपने उसे यूज़ करा। आप बैठकर रील्स चला रहे हैं, आपसे 3 सवाल नहीं हुए और आपने तुरंत उठा के रील्स देखना चालू कर दिया, इट मीन्स मोबाइल इज़ यूजिंग यू। तो इसके दोनों पहलू हैं। बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि कम से कम जब आप पढ़ रहे हो तो 2-3 घंटे के लिए उसे साइड में कर दीजिए, ताकि कोई नोटिफिकेशन आपको दिखाई भी ना दे। पर जब मुझे उसमें कुछ पूछना हो तो मैं उससे पूछ सकूँ। तो बस अपने आप से इतना पूछें कि मोबाइल आपको यूज़ कर रहा है कि आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। इसका प्रश्न रोज़ खुद से पूछिए। अगर उत्तर आए कि मैं मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ तो आपके लिए वरदान है, और अगर उत्तर आए कि वो आपको यूज़ कर रहा है तो फिर ये आपके लिए अभिशाप है। तो ये अगेन माइंडसेट का गेम है कि आप उसे कैसे उपयोग करते हैं। तो ये थे हमारे एनवी सर, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इन्होंने अपने अनुभव है जो खुद एक हमारे लिए रोल मॉडल है एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।